चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। पिछले दिनों जो भी हम लोगों ने विषय कंप्लीट किया था, गोरक्ष संहिता के तंत्र संप्रदाय के विषय में हम लोगों ने चर्चा शुरू की थी। गोरक्षनाथ के द्वारा जो भी उनके विषय में जो भी बातें वर्णित हैं, उसका विवेचन हम लोगों ने करना शुरू किया था। और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग पूरे तंत्र समुदाय को और पूरे इस अवस्था क्रम को जानने समझने की बात कर रहे हैं कि आखिर ये तंत्र समुदाय किस तरीके से आ रहा है और कहाँ तक हमें लेके किस दिशा में आगे करना। आज का जो विषय है वो हम लोग तंत्र के ही बारे में जानेंगे। गोरक्ष संप्रदाय ने किस तरीके से, या नाथ संप्रदाय कह लीजिए, इस तरीके से तंत्र योग का मतलब उपागम अपने जीवन में निर्धारित किया और किस प्रकार तंत्र योग अपने व्यवस्था क्रम को प्राप्त करता है। आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं बातों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं हम लोग, ताकि अपनी बातों को हम लोग याद रख सकें। देखिए, तंत्र मूल तौर पे समस्त धर्मों के द्वारा उपयोगी शब्द है। समस्त धर्मों के द्वारा उपयोगी शब्द है। समस्त धर्मों के द्वारा उपयोगी शब्द है, जिसमें जिसमें सभी लोग म्यूट रखिएगा ना, जिसमें न केवल आध्यात्मिक सकारात्मक ऊर्जा की उपयोगिता है, अपितु नकारात्मक दृष्टिकोण का भी उपयोग देखा गया है। तंत्र का शाब्दिक अर्थ तंत्र का शाब्दिक अर्थ तनोति त्रायति तंत्रः, तनोति त्रायति तंत्रः से लिया जाता है, जिसका अभिप्राय जिसका अभिप्राय प्लीज सर एक पूरी लाइन बोलना। हाँ, बोल दे रहा हूँ। तनोति त्रायति तंत्रः, जिसका अभिप्राय विस्तार के माध्यम से त्राण करना है। विस्तार के माध्यम से त्राण करना है। विस्तार के माध्यम से त्राण करना है। तंत्रों को वैदिक काल से ही मान्यता मिलती आई है। वैदिक काल से ही मान्यता मिलती आई है। वैदिक काल से ही मान्यता मिलती आई है। साहित्यिक तौर पे, साहित्यिक रूप में कह लीजिए, साहित्यिक रूप में तंत्र का प्रयोग पौराणिक काल से देखने को मिलता है। पौराणिक काल से मिलता है। अथर्ववेद में अथर्ववेद में तंत्र की व्यापक प्रणालियों का वर्णन है। पाश्चात्य दर्शन में पाश्चात्य दर्शन में तंत्र को इसोटेरिक प्रैक्टिस कहा जाता है। इसोटेरिक प्रैक्टिस माने कर्मकांड वाली विद्या आप कह सकते हैं, एसोटेरिक प्रैक्टिस कहा जाता है।
मूल तौर पे 64 तंत्र साधनाएं या 64 तंत्र प्रकार महत्वपूर्ण है। यह समस्त प्रकार 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। यह समस्त प्रकार 3 भागों में बांटा जा सकता है। आगम, आगम, यामल, यामल और मुख्य तंत्र। आगम शब्द को लिख लीजिए ब्रैकेट में। आगम की परिभाषा क्या है? आगम शब्द को परिभाषित करते हुए वाराही तंत्र ने, वाराही तंत्र ने कहा है, वाराही तंत्र एक पुस्तक का नाम है। वाराही तंत्र ने आगम की क्या परिभाषा दी है? कहा है, वाराही तंत्र ने कहा है कि सृष्टि, प्रलय, पूजा, पुरस्चरण। सृष्टि माने बनाना, प्रलय यानी समाप्त करना, पूजा यानी कि ईश्वर की आराधना, पुरस्चरण यानी कि ईश्वर से संदर्भित जो भी कार्य है उसका उसका उपयोग, पुरस्चरण, और ध्यान योग के 4 प्रकारों का वर्णन जहां हो उसे आगम कहा जाता है। उसे आगम कहा जाता है। आगे यामल किसे कहते हैं? यामल की परिभाषा लिखिए। आज कक्षा में 30 ही लोग हैं, 10 लोग अनुपस्थित हैं। मुझे लग रहा है भारत पाकिस्तान मैच देख रहे हैं, है ना? आगे लिखिए। यामल का तात्पर्य है सृष्टि तत्व, ज्योतिष, सृष्टि तत्व, ज्योतिष, वर्ण भेद इत्यादि का वर्णन जिसमें हो उसे यामल कहते हैं। और मुख्य तंत्र में मंत्र निर्णय, मंत्र निर्णय यही वाला है मेन, जिसको आप लोग तंत्र मानते हैं ना, तंत्र योग। ओम ऐंग रिंग रिंग फट स्वाहा, ये है मुख्य तंत्र वाला। बाकी आगम और यामल में इतना डीप डिस्क्रिप्शंस नहीं है जितना ये फट स्वाहा वाला है। अगर किसी के दरवाजे पे, कुछ नहीं, लोग इतना भयभीत है तंत्र को लेके, किसी के दरवाजे पे सिर्फ थोड़ा सा सिंदूर और चावल ले जाके रख के चले आइए, ठीक है, और वो आपको देख ले रखता हुआ, वो चाहे कुछ ना हो, वो इतना भयभीत होगा कि, और थोड़ा सा नारियल वारियल को लाल कपड़े में लपेट के वैसे ही रखाइए, ट्रायल कीजिए आप, वो डर के मारे अगले दिन से आपको, मतलब दूर दूर तक देखेगा नहीं है। तो ये खासियत है तंत्र की कि आध्यात्म ये डर बैठा हुआ है। तंत्र को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि तंत्र क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो तंत्र को और मंत्र को फिर डर का कारक मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य तंत्र का जो विषय है वो है मंत्र निर्णय। मंत्र निर्णय का मतलब होता है कौन सा मंत्र कौन कहाँ बोलना चाहिए, किस मंत्र का उपयोग कैसे होता है, क्या। जैसे कुछ मंत्र रात को 12 बजे के आसपास बोला जाता है, यानी कि जब सूर्य बिल्कुल अस्त हो, सूर्य तक वो मंत्र ना पहुंचे। जब एक कुछ मंत्र होता है जो दोपहर में ही किया जाता है, कुछ ऐसा मंत्र है जो सूर्य ग्रहण के दिन ही किया जाता है ना। तो इन सारे मंत्रों का निर्धारण, तो मंत्र निर्णय, व्यवहार साधना, व्यवहार साधना, विभिन्न प्रकार के क्रियाधर्म इत्यादि का निर्णय जहां हो, जहां उसका वर्णन हो, उसे मेजर तंत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये तंत्र का। वाराही तंत्र के विषय में थोड़ा सा लिख लीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, व्हाट इज वाराही तंत्र। 7 देवियों के
एक स्वरूप को वाराही देवी कहा जाता है। 7 देवियों के एक स्वरूप को वाराही देवी कहा जाता है, जो सप्तमात्रिका सप्तमात्रिका के तहत आती हैं। भगवान विष्णु का जो वाराह रूप हुआ था उसकी शक्ति को वाराही कहा जाता है। ठीक है। शुंभ निशुंभ की जो हत्या, मतलब जो उनको मारा था, वो माँ वाराही की ही शक्ति के द्वारा मारा गया था। ठीक है। वाराह पुराण में भी इनका वर्णन आता है, तो वो वाराही तंत्र, माता वाराही के विषय में जो बातें डिस्क्राइब करे उसे वाराही तंत्र के तहत हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। तंत्र में वैदिक मंत्र, जप और यज्ञ का महत्व नहीं माना गया है। आदि का महत्व नहीं माना गया है। तंत्र शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का तंत्र शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जिसमें विभिन्न मठों की आगम या यामल या मुख्य तंत्र, जो भी स्कूल्स हैं, ये आगम, यामल और तंत्र है, इन तीनों स्कूल्स के, या ऐसे लिख सकते हैं आप कि आगम विधान की या यामल विधान की जो चक्र पूजा होती है, उसी के माध्यम से उसी के माध्यम से मंत्रों की उपयोगिता सिद्ध होती है। ये मंत्र ये मंत्र अर्थविहीन होते हैं अर्थविहीन होते हैं या एकाक्षरी होते हैं या एकाक्षरी होते हैं। जैसे ह्रीं क्लीं श्रीं शुं क्रुं लंग चंग टंग पंग टंग, कुछ भी ऐसा लिख लीजिए। ह्रीं श्रीं क्लीं लंग चंग टंग पंग जंग, इनका कोई मतलब नहीं होता, परंतु मतलब ये अर्थविहीन होते हैं, परंतु ये ही मंत्र के फल को बढ़ाया घटा देते हैं। ये ही फल मंत्र के फल को बढ़ाया घटा देते हैं। अब जैसे रुद्र गायत्री मंत्र होता है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग पहले कर दिया जाता है। जैसे देवी सूक्त में लिखा गया ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ये 3 शब्द आया पहले। चामुंडाय बिच्चय ग्लुंग हुं क्लीं, फिर आया, फिर ये बीज मंत्र आया, ग्लुंग हुं क्लीं जुंग सा ज्वाला 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 प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। याद है ना, जो अभी आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो। और दुर्गा सप्तशती में ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो तांत्रिक साधनाओं से प्रेरित हैं, क्योंकि उसमें शाक्त संप्रदाय जो है, शक्ति का जो संप्रदाय है, तंत्र योग पूरा पूरा शाक्त बेस्ड है, याद रखिएगा। यानी कि जो भी कार्य करती हैं उसमें फीमेल शक्तियां बहुत पावरफुल होती हैं, और सामान्य अर्थों में फीमेल तांत्रिक आपको कम दिखेंगी, मेल तंत्र योगी ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि इन साधनाओं में गलती होने पे इसका निर्धारण करना बहुत, इसका फल बड़ा निगेटिव हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप मंत्र सही विधि से नहीं कर रहे हैं, विधान अगर ठीक नहीं है, जीवन अगर ठीक नहीं है, तो उन मंत्रों का गलत असर भी पड़ता है। और क्यों करता है? क्योंकि ये शक्तियां बहुत तेज जागृत होती है। कुछ शक्तियां ऐसी जो भी सिद्ध शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों के जागरण में जितना समय लगता है, उससे कम समय में तंत्र योग की शक्तियां जागृत हो जाती है। तंत्र योग की शक्तियों में ही ये आता है, अग्नि आपको जलाना छोड़ देगी, पानी आपको डुबाना छोड़ देगा, और क्या कहते हैं, वायु की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी चीज अगर कटती है तो वो वापस डेवलप कर जाएगी। आप इतनी कठिन होती है ये, मतलब इतनी बेहतरीन शक्तियां इसमें होती है कि जब व्यक्ति चाहे अपने शरीर को त्याग करके दूसरे के शरीर तक में प्रवेश कर जाता है। इतनी पावरफुल ये शक्तियां होती हैं। आजकल आप देख रहे होंगे प्लावी मुद्रा का अभ्यास कर करके लोग तैरना सीख जाते हैं। ऐसे ही पद्मासन लगा के पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, आप ऐसे वीडियोस देखिए।
गाँव में जाके देखिए तो कुछ पूजा ऐसी होती है जहाँ पे तांत्रिक आते हैं। मेरे तो गाँव में बहुत ऐसी पूजा होती है कि तांत्रिक आते हैं, यादव समाज के लोग पूजा करते हैं। पता नहीं कोई तो बाबा बोलते हैं उनका, उनकी पूजा होती है। और उसमें एक तांत्रिक आते हैं जो बिल्कुल खौलता हुआ दूध अपने शरीर के ऊपर गिराते हैं। उस दूध को मैंने पर्सनली टच करके देखा है। और उन तांत्रिक के ऊपर भी मैंने पूरी नजर बना के रखी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये लिक्विड अपने शरीर पे लगा ले रहे हो जिसके कारण ये ना जल रहे हो या ऐसा कुछ। और मैं देखता हूँ कि नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल आते हैं। आए आके स्नान करने के बाद फिर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और फिर यादव समाज के लोग वो दूध, गरम गरम दूध चढ़ाते हैं और उसी उबलते हुए दूध से वो स्नान करते हैं। और फिर वो पूरा दूध उनके शरीर पे जाता है। फिर वो अग्नि स्नान करते हैं। पूरा गाय के गोबर का वो आग लगा के रखे रहते हैं वो लोग। और फिर वो तांत्रिक आते हैं और आके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। और अग्नि को बार बार ये कहा जाता है कि दम है तो जला के दिखाइए, है ना। आप मतलब कोई यादव समाज में हमारे यहाँ ये मान्यता है कि जब जैसे बच्चा हुआ या फसल बहुत अच्छी हुई या बहुत अच्छा लाभ हुआ तो यादव परिवार इसको सपोर्ट करता है। और उसमें फिर ये तांत्रिक साधनाएं होती हैं। अग्नि के किनारे किनारे हमारे गांव के जो युवा बच्चे होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं। और उसी दौड़ने के दौरान तांत्रिक आते हैं, अग्नि के ऊपर बैठ जाते हैं, अग्नि स्नान करते हैं। और अग्नि जला नहीं पाती है उनको। और फिर वही वो कुछ मंत्र बोलते हैं और अग्नि के जलाने की क्षमता, ये बात वो नहीं कह रहा हूं मैं कि सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई, ये वो बातें मैं कह रहा हूँ जो मैं पूरे बचपन से अपने 20 साल की अवस्था तक देखते आया हूँ। ठीक है। या तो बाबा है, उनका बाबा का नाम मैं भूल गया हूँ। मैं पूछ के बताऊंगा पापा से उनका क्या नाम है। तो बाबा आते हैं तो वो बताओ क्या कहते हैं कि अब बच्चे लड़के जो दौड़ रहे होते हैं उसमें ये होता है कि वो मंत्र पढ़ के और कुछ पानी मार देते हैं उन युवाओं के ऊपर। और आप यकीन मानिए पूरी ज्वाला लगी रहती है, जमीन पे रखी रहती है आग। और वो बच्चे उस आग के ऊपर से दौड़ते हुए जाते हैं। और मजाल की किसी को अग्नि जला दे, अग्नि के जलाने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। और ये साधनाएं मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, इतनी प्रबल साधनाएं ये होती है। तो तंत्र योग जो होता है वो बहुत पावरफुल और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, इसलिए। और तंत्र योग के कुछ केंद्र बहुत शानदार हैं, जिसमें कामाख्या केंद्र बहुत बढ़िया माना जाता है। बिहार में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे तंत्र योग की साधनाएं होती हैं। इनफैक्ट नागालैंड साइड भी इसकी साधनाएं हैं। और कुछ गढ़ जो बहुत अच्छा डेवलप हुआ था 1900 में, मतलब 60s के आसपास, 1600 से लेके 1900 तक, वो था बंगाल। पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी ऐसी जिसमें सम्मोहन शक्ति, हिप्नोटिज्म और इस तरीके की शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान बंगाली परिवेश में भी हुआ है। ठीक है, आगे लिखते हैं, चलिए इसका थोड़ा इतिहास खंगालते हैं कि आखिर तंत्र योग का इतिहास क्या है। तो अथर्ववेद में, मैंने जैसा आपको बताया, अथर्ववेद में 4 प्रमुख विद्याओं का वर्णन है। 4 प्रमुख विद्याओं का वर्णन है, जिसमें मारण, मारण, मोहन, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण, इन चारों का वर्णन अथर्ववेद में है। मारण का मतलब होता है किसी नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर देना, या किसी, कई बार सामान्य व्यक्ति की भी आत्मा को हर लेना, निकाल लेना, वो मारण के तहत आता है। मोहन का मतलब होता है किसी सामान्य से सामान्य व्यक्ति को अपने अनुरूप कार्य करा सकने की हिप्नोटिज्म की प्रणाली। हिप्नोटिज्म का बहुत, विश्व का अब बेहतरीन केंद्र कौन सा है जानते हैं? चाइना। शाओलिन का जो हिस्सा है चीन, वहां पे मोहन शक्तियों का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। आप हिप्नोटिज्म के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो साउथ चाइना में इसकी बहुत साधनाएं होती हैं। और भारत के ऋषियों ने ही चाइना में इस मोहन शक्तियों का प्रयोग किया। अब भारत के योगाचार्यों को किसी को मोहन शक्ति, मारण शक्ति नहीं पता है, परंतु चाइना में अधिकतर लोगों को ये मोहन शक्तियां बहुत इजीली बता दी जाती है। इसके अलावा उच्चाटन, उच्चाटन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब मंत्र प्रयोग को उच्चाटन बोलते हैं, डीप मंत्र प्रयोग। इसमें क्या होता है, कोई भी भूत पिशाच प्रेत बाधाएं ऐसी होती हैं तो ऐसे लोगों को मंत्र के द्वारा कंट्रोल कर सकने की क्षमता जो है वो उच्चाटन के तहत आती है। और वशीकरण का मतलब होता है व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य कार्य कर रहा है परंतु वो आपके वशीभूत भी है।
यानी कि आप उससे जो चाह कार्य कराना चाहें, आंख बंद करके यहीं से बैठे बैठे आप करा सकते हैं। पहले के ऐसे बहुत सारे, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग आते हैं जो अपने लोगों को अपने साथ में, जिनको शिष्य बनाना है, तो वो वशीकरण विद्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इतिहास में इसका एक और इतिहास है। कनिष्क जो हुए हैं, कनिष्क एक राजा हुए हैं जो बड़े प्रसिद्ध थे। तो कनिष्क के समय में कुषाण वंश के एक राजा हुए हैं कनिष्क। कनिष्क ने तंत्र के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया है। जो कनिष्क हुए हैं, पाहियान और हुएनसांग, ये दो चीनी यात्री थे जो मौर्य वंश और कनिष्क के वंश से तंत्र साधनाओं को चीन में ले जाके स्थापित किए। अभी मैं आपको जो बता रहा था उसका पूरा पूरा इतिहास आपको देखने को चीन में मिलेगा, जिसमें फाहियान और हुएनसांग ने इसका वर्णन बहुत अच्छा किया है। तंत्र योग का मूल तो वैसे हिंदू हिंदू ग्रंथ ही रहा है, परंतु बौद्धिक साधनाएं, बुद्ध की साधनाएं इसमें सर्वाधिक योगदान देती हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, जब आपको कभी मौका मिले तो आप हिमाचल प्रदेश में जाइए ऊपर धर्मशाला की तरफ, या आप अरुणाचल प्रदेश में ऊपर चले जाइए। वहाँ जो भी बौद्ध मठ होते हैं, वहाँ तांत्रिक साधनाएं बहुत की जाती हैं। तांत्रिक साधनाओं का मतलब ये है कि किसी भी शक्तियों को पकड़ लेने की, जकड़ लेने की, बाइंड कर देने की। और ये सब शक्तियां उन लोगों में, बौद्ध लोगों में, जो बौद्धिस्ट साधु होते हैं, वो बहुत शानदार डेवलप करते हैं। हिंदू धर्मों में चूंकि बीच में बहुत इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा, तो हिंदू धर्म के जो तांत्रिक हुआ करते थे, लोग उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिए, तो वो तंत्र साधनाएं बेकार हो गई। और उसके बाद इस बीच में व्यवसायी आ गए। आप देखते होंगे बसों में जब आप यात्रा करते होंगे तो लिखा रहता है बाबा बंगाली से ठीक कराएं, है मनचाहा प्यार, उसका मारण मरण मोहन, इस तरीके की बातें लिखी रहती है कि नहीं। बसों में यात्रा कीजिए, ट्रेनों में यात्रा कीजिए, बाबा बंगाली, है ना, बाबा को सिद्ध शक्तियां प्राप्त है, छोटा छोटा स्टिकर लगाए रहते हैं, सब ऐसे फेंक देते हैं सब। तो ये फेक है, ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि तंत्र योगी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता इस तरीके के फॉर्मेट में, जैसे बौद्धिस्ट लोग इन्वॉल्व नहीं होते। बौद्धिस्ट जो साधु होगा वो अपने जीवन की साधना में आराम से आगे बढ़ रहा है, परंतु हमारे यहाँ क्या है, इसका गलत प्रयोग किया जा रहा है। अभी हम लोग जब गोरक्ष संहिता तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि गोरक्ष ऋषि ने और पूरे नाथ संप्रदाय ने इस तंत्र योग में कितना योगदान दिया है, और इसको बहुत प्योर किया। कल परसों बाबा रामदेव ने एक व्याख्यान में एक बड़ी अच्छी बात कही, जिसको मैं कैच किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत में नाथ संप्रदाय नहीं होता तो योग संभव ही नहीं था कि आगे बढ़ पाता। अष्टांग के विषय में हम इतनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे 1000 ईस्वी से लेके 1500 1600 ईस्वी तक योग को जिस संप्रदाय ने थामे रखा, वो नाथ संप्रदाय ही था। नहीं तो आपका योग 700 800 में समाप्त हो जाता, गायब हो जाता। और गायब होने के बाद, जब आपको पता ही है कि बख्तियार खिलजी जैसे नकारे लोग यहाँ आक्रमण किए तो पूरी पूरी लाइब्रेरीज को जला दिया। जब लाइब्रेरी ही नहीं रहती तो आप क्या पढ़ते। लेकिन नाथ संप्रदाय के योगियों ने सारी बातों को मेमोराइज रखा, और वही बात आगे बढ़ते बढ़ते नाथ संप्रदाय हमारे सामने योग के प्रकार को रखता है। आज हम लोग हठ योग को बहुत कम मानते हैं, सिर्फ आसनों तक सीमित मानते हैं। अन्य योग, मंत्र योग, जप योग, ध्यान योग, लय योग, राजयोग के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। राजयोग के विषय में अगर हम बात करेंगे तो केवल हम राजयोग है, हठ योग उपदिश्यते, इसके अलावा और कुछ पता ही नहीं है, अगर विवेकानंद ने ना कुछ लिखा हो तो, है कि नहीं। और विवेकानंद का कॉन्सेप्ट भी उनका अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो भी उसमें कहीं ना कहीं पर्सनल चीजें जाते हैं। इन पर्सनल माने बहुत बायस्ड होके कार्य हुआ है हमारे योग में। नाथ संप्रदाय ने इसको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखा है। जितनी किताबें गोरक्ष जी के द्वारा लिखी गई हैं, उन सारी किताबों का मैं वर्णन आपको इन 10 दिनों के अंदर कर दूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उन हर हिस्सों से होके गुजरे जिन हिस्सों को आप कभी सुने ही नहीं थे, कभी योग के विषय में आप बहुत ज्यादा जानते ही नहीं। ठीक है, आगे आगे लिखते हैं। आगे लिखिए। हिंदू तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार, तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार जैमिनी महर्षियों के नाम है। जैमिनी, कपिल, नारद, गर्ग, पुलत्स्य, भृगु,
शुक्र, शुक्र ऐसे थे ना, ये वही शुक्राचार्य हैं जो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। इनको संजीवनी विद्या प्राप्त थी, किसी को भी पकड़ के उठा देते थे। कोई भी मरा तो यमराज से उसके प्राण को वापस ले आते थे, कैरी फॉरवर्ड। संजीवनी विद्या बहुत कम लोगों को आती थी, गुरु बृहस्पति भी नहीं पारंगत थे इसमें। ठीक है, तो संजीवनी विद्या का बहुत बढ़िया बढ़िया इस्तेमाल है। संजीवनी विद्या शुक्र, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति इत्यादि ने तंत्र साधनाओं में बहुत योगदान दिया है। शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, कामिका तंत्र, तंत्र लोक इत्यादि में तंत्र का इतिहास मिलता है या तंत्र का वर्णन मिलता है। आगे लिखिए। तंत्र शब्द पाणिनि के तन धातु से बनता है। पाणिनि के तन धातु से बनता है, जिसका सामान्य अर्थ विस्तार होता है। विस्तार, डेवलपमेंट। इसकी एक और परिभाषा लिखेंगे, लिखिए। इसको परिभाषित करते हुए निरुक्ति तंत्र ने कहा है, निरुक्ति एक पुस्तक है, निरुक्ति तंत्र ने कहा है तन का मतलब विस्तार करना और त्रय का मतलब होता है रक्षा करना। विस्तार और रक्षण, विस्तार और रक्षण से लिया जाता है। यानी तंत्र का मतलब होता है कि ये जिसके ऊपर कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसका रक्षा भी किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। तंत्र की एक परिभाषा लिखिए। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानेन, ज्ञानम अनेन। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन, ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। ये जो बात मैंने लिखा है इसकी संस्कृत परिभाषा। तंत्र और आगम ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, आगे लिखिए। तांत्रिक क्रियाओं में 7 प्रमुख लक्षणों का वर्णन किया गया है। पहला है सृष्टि, सृष्टि। फिर है प्रत्यय, प्रत्यय। सृष्टि का मतलब इनिशिएट करना, प्रत्यय का मतलब अपने बेसिक कार्य को फुलफिल करना जो तंत्र के लिए आवश्यक है। फिर तीसरा है देवार्चन, यानी अपने जो भी देवता हैं जिनका भी आपको ध्यान करना है उनका देवार्चन। फिर सर्व साधन, सर्व साधन का मतलब होता है सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए किया गया उपाय, सर्व साधन। फिर है पुरस्चरण, पुरस्चरण में वो सारी क्रियाएं आती हैं, पुरस्चरण में वो सारी क्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे दो हड्डियों को पकड़ के ऐसे लड़ा रहे हैं, फिर नींबू उड़ा रहे हैं, ये सब, तो वो सब पुरस्चरण की जो क्रियाएं होती हैं वो पुरस्चरण आया। उसके आता है षटकर्म, षटकर्म। 10 मिनट और हमारी मीटिंग चलेगी, ऐसा कहा है इन्होंने, कोई बात नहीं। षटकर्म, उसका ध्यान,
षटकर्म में क्या आता है? षटकर्म में लिखिए शांति, शांति, वशीकरण, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, विद्वेषण, उच्चाटन, उच्चाटन और मारण। ठीक है। शांति का मतलब जो शक्ति हो वो अपने ऊपर नकारात्मक कार्य ना करे। वशीकरण का मतलब होता है अपने बस में शक्तियों को कंट्रोल कर लेना। फिर स्तंभन होता है शक्तियों को वृद्धि बढ़ाना। विद्वेषण का मतलब होता है उसके उद्देश्य को बताना। उच्चाटन का मतलब होता है कि उसको ये जस्टिफाई कराना कि ठीक है इस दिशा में आपको जाना है, और फिर मारने और या कंट्रोल करने का या जो भी आपको करना है उस उद्देश्य को जस्टिफाई मतलब उसको फुलफिल करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट्स को सेट करना, ये षटकर्म कहा जाता है। और फिर आता है सातवां ध्यान। ध्यान के द्वारा अपने अपने इष्ट की पूजा की जाती है, और ये कहा जाता है कि आप उन शक्तियों को कंट्रोल कीजिए या मेरे इस कार्य को कंप्लीट कीजिए। ठीक है। आगे लिखिए तंत्र की परंपराएं, हेडिंग डाल दीजिए। तंत्र की परंपराएं, पहला है शैव तंत्र, दूसरा है वैष्णव तंत्र और तीसरा है शाक्त तंत्र। शैव, वैष्णव और शाक्त। अब शैव में लिखिए, शैव में चार है मेजर। शैव जो सिस्टम है शैव तंत्र के चार है। शैव सिद्धांत, शैव सिद्धांत पहला। दूसरा है तमिल शैव, तीसरा है कश्मीरी शैव दर्शन और चौथा है लिंगायत, लिंगायत। ठीक है। और वैष्णव में लिखिए, वैष्णव में वैखानस, वैखानस परंपरा और पंचरात्र परंपरा। वैखानस और पंचरात्र। वैखानस और पंचरात्र। ठीक है। और शाक्त के तो कई सारे प्रकार है जिसमें मूलतः नौ शक्तियों का वर्णन हम सामान्यतः देखते हैं। नौ शक्तियों का वर्णन किया जाता है। ठीक है। अब इन्हीं शैवों के एक एक प्रकार में आता है पूरा पूरा आपका नाथ संप्रदाय, जिसका अध्ययन हम लोग आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। ठीक है। आगे है इसी में अब यहीं से बेसिस बनेगी नाथ संप्रदाय के अध्ययन का। और फिर हम लोग ये जानेंगे कि आखिर नाथों का क्या वर्णन है और कैसे कैसे नाथ संप्रदाय फिर इसमें आगे बढ़ता चलता चला जाता है। और फिर हम जानेंगे कि गोरक्ष नाथ के द्वारा जो भी पुस्तकें हैं उनका किस प्रकार से वर्णन हमारे साहित्यिक तौर पे है। लेकिन गोरक्षनाथ को हम जानेंगे उसके पहले हम थोड़ा सा मत्स्येंद्र नाथ के बारे में जानेंगे और थोड़ा सा जालंधर नाथ के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दोनों उनके गुरु के तौर पे स्थापित हैं और नौ नाथों में से एक हैं। ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए मत्स्येंद्र नाथ, हेडिंग डाल लीजिए मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। और मैं कुछ पुस्तकों के नाम बता दे रहा हूँ, इन पुस्तकों को ढूंढिए और थोड़ा सा पढ़िएगा आप। फिर हम लोग अब देखिए जूम जो है वो मुझे सिर्फ अब 40 मिनट पढ़ाने का कह रहा है। 40 मिनट के लिए इसने एक्टिवेट कर रखा है, तो मेरे पास 5 मिनट है। ठीक है। चूंकि दो क्लास ले रहा हूँ ना मैं, 7 से 8 और 8 से 9, एक क्लास को तो 1 घंटे अलाउ कर रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है, अभी अभी ईमेल आया कि अब ज्यादा नहीं कर सकते। बहरहाल इसे हम कल सेट कर लेंगे, आज हम हमें 5 मिनट में समाप्त करने की कक्षा। मैं कुछ पुस्तकों के नाम बता दे रहा हूँ। एक जेराल्ड जेम्स लार्सन की पुस्तक है, जेराल्ड जेम्स और लार्सन, उनकी पुस्तक है। एक रामशंकर भट्टाचार्य हैं, इनके साथ में मिलकर इन्होंने काम किया था।
पुस्तक का नाम है योग ध्यान का भारतीय दर्शन। योग, फिर सेमीकोलन लगा के ध्यान का भारतीय दर्शन। ठीक है। और एक है गेवलिन फ्लूड की किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, गेवलिन फ्लूड की किताब है। इन दोनों में आप थोड़ा सा मत्स्येंद्र नाथ के विषय में जान सकते हैं। मत्स्येंद्र नाथ मूलतः 84 महासिद्धों में से एक थे और गुरु गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। इनका वर्णन हम लोग कल करेंगे। कल ही जालंधर नाथ का वर्णन करेंगे और कल मैं गोरक्ष संहिता के प्रथम अध्याय को शुरू कर दूंगा। ठीक है। बहुत मेरे पास आपसे अनुरोध है कि आप भी गोरक्ष संहिता की पुस्तक की ऐसी छोटी सी मिलेगी, आप ऐसे खरीद लीजिएगा। तो कल मैं आपको, और ये पुस्तक पूरा पढ़ के समाप्त करने में बहुत समय नहीं लगेगा। तो कल से क्या क्या है इसमें मैं बता देता हूँ। पहले तो श्रुति सेवन, योग के 6 अंग, आसनों का वर्णन है। ठीक है। कामाख्या पीठ का वर्णन है। विश्वोन्मुख परम ज्योति की बात है। 10 नाड़ियों का वर्णन है। हाँ। फिर प्राणापान साधना की बात है। हंस मंत्र और अजपा गायत्री का वर्णन है। शक्ति चालन मुद्राओं का, योग की दिनचर्या, पंच मुद्रा, इनका वर्णन है। ठीक है। कुछ प्राणायाम, फिर द्वितीय शतक है। तो कल हम लोग, कल से इस विषयों की शुरुआत कर देंगे। ठीक है। बुक कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल जाएगा, अमेजोन वगैरह पे आप सर्च करेंगे तो खरीद के रखिए। ठीक है। और अभी सबकी योग यात्रा है, ये एक लंबी यात्रा है, तो आपसे अनुरोध है कि जितना एकत्रित कर सकते हैं किताबें करके रखिए, क्योंकि ये किताबें आपके पास रहेंगी। आज आप 2023 में चल रहे हैं, 2043 में जब आपके पास कोई आएगा तो आपकी महानता आपके ज्ञान और आपके बुक कलेक्शंस के आधार पर भी जज की जाएगी। आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए। जैसे हम लोग को जब भी आवश्यकता पड़ती है, काशी के लोगों को, हम लोग जो बनारस के लोग हैं, उनको एक वरदान ये प्राप्त है कि हमारे पास काशी विद्वत परिषद है। एक ऐसी परिषद है जो पूरे भारत के किसी भी ग्रंथ पे अगर कोई आपको कोई भी संकोच, कोई भी संदेह है, तो आप काशी विद्वत परिषद के सम्मुख उपस्थित हो जाइए। वो आपको बता देंगे कि ये क्या कैसा है। और ये विद्वत परिषद हर 5 वर्ष में बदलती है। ठीक है। तो आप भी ऐसा कुछ कीजिए कि आपको कभी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिले। बस आज की कक्षा को यही, तंत्र योग को आज हमने समाप्त कर लिया। तंत्र के मूल सिद्धांतों को जान लिया है। बहुत डीप में हमें अध्ययन नहीं करना है। कभी तंत्र योग में मैं 10 दिवसीय कक्षा लूंगा तो मैं आपको तंत्र के बारे में और पूरा विस्तार से बताऊंगा, पूरा मंत्र बताऊंगा कि आखिर ये मंत्र कौन कौन सा कैसा कैसा है, ताकि आप ये भी सीख सके कि कैसे मरण मारण का मंत्र होता है और किसी पे अप्लाई करके खुद को ही प्रताड़ित कर सके। ठीक है। तो आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या सिस्टम है। नेट की प्रथम कक्षा जो है, जो फर्स्ट क्लास है, 7 बजे से शुरू होती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको भी ज्वाइन कर लिया कीजिए। और द्वितीय कक्षा जो है वो 8 बजे से। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं उनसे अनुरोध है कि यूट्यूब पे जाके और जल्दी जल्दी उसको 2 पे ही भगा के सारे नोट्स बना लिया करो, क्योंकि मैं नेट की प्रथम कक्षा को 2-3 चीजें पढ़ाऊंगा। एक तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, जो सामान्य लोगों को नहीं आता। रीजनिंग आपके दिमाग का खेल है, वो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हैं। लेकिन 2 चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही थी वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। वापस मिलते हैं कल 7 बजे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।